में हिंसक झड़प, कूच बिहार में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा, सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 की मौत, टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई वर्चुअल बैठक, सभी राजनीतिक दलों से शामिल होने की अपील, कोरोना लॉकडाउन पर होगी चर्चा। आज राजस्थान के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद, सीएम अशोक गहलोत की बैठक में फैसला। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलीगुड़ी में रैली शुरू हुई। रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है, बीजेपी की जीत होने जा रही है। सिलीगुड़ी के बाद वे 3:20 पर कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे, दीदी लिख कर रखिए, अगर जाना है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी ओ दीदी, आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है, इसीलिए यहां के लोगों ने तय कर लिया है कि आपको जाना ही होगा। यह बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि आपको निकाल कर ही दम लेने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें आई। कूच बिहार के सितालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह से हालात पर काबू पाया। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में वोट डालने आए युवक की मौत हो गई। और इसी बीच बंगाल पुलिस ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 10 बजे के आसपास सितालकुची में घटना तब हुई जब क्विक रेस्पॉन्स टीम पर मतदान क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए उपद्रवियों ने कथित रूप से हमला किया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई। बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है और इसे लेकर बीजेपी नेता नीतीश प्रामाणिक ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी गोली और बारूद की राजनीति में विश्वास करती है। ममता बनर्जी ने एक रैली में अपने लोगों को मंच से उकसाया था कि केंद्रीय बलों को घेरकर मारो। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ तो साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि मोदी जी सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। प्रशांत किशोर टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील ठोककर चले गए। टीएमसी जो भी बची कुची थी, प्रशांत किशोर ने उसे खत्म कर दिया है और यहां से निकल चुके हैं। वोट प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन किसी किसी जगह पे ऐसा हो रहा है कि टीएमसी का जो अंदरूनी जो उन लोगों का जो झगड़ा है वो बाहर आ रहा है। और बहुत हम लोग देखा कि ये चुनाव प्रक्रिया से पहले से ये हो रहा था, लेकिन आज चुनाव के दिन जहां पर गणतंत्र की महोत्सव हो रहा है, वहां पर ये लोग अपना जो गोष्ठी का जो कंदोल है, जो अपना अंतर्द्वंद है, ये एक चरम मात्रा ले लिया है, एक चरम रूप ले लिया है और अपने लोगों को ही अपने लोग खून कर रहा है और वो जाके कहीं पर जाके विरोधी का ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहा है। ये घिनौना राजनीति टीएमसी विश्वास करता है, बारूद की राजनीति में विश्वास करता है। हम लोग इससे पहले भी देखा, कुछ दिन पहले सीतलकुची में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी ने वहां पर एक रैली के लिए गया था। वहां पर देखिए वाला उनको तो ये मानना ही पड़ेगा, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे भारत में मोदी जी फेमस है और पूरी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फेमस है। तो ये क्या डिफीट माना जाएगा पीके की तरफ से जो तृणमूल को सजेशन देते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर जो है वो तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर जो कॉफिन में जो लास्ट जो पिन होता है वो पिन गाथने का काम करके गया है और तृणमूल कांग्रेस को जो भी जितना भी बचा कुचा उन लोगों का वो था उसको भी खत्म करके कोविड-19 के चलते बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अधिकारियों की टीम मौजूद थी। आईएजेपी अस्पताल में जायजा लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन का स्टॉक है, पर्याप्त बेड्स और वेंटिलेटर मौजूद है। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ पाबंदियों की जरूरत है। आज या कल पाबंदियां जरूर लगाई जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि हम कोविड सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी बैंक्वेट हॉल में भी एक सेंटर शुरू किया जाएगा। तेजी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूं और आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा, तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। तो अभी हमने एलएनजेपी का मुआयना किया, जो जो चीजें की जरूरत है एलएनजेपी के एमएस ने और डॉक्टर्स ने बताया, उन सारी चीजों को हम पूरा करेंगे और उस तैयारी को दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे अच्छी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को रैली के दौरान 2 गज की दूरी याद नहीं आती, उन्हें कोविड-19 में भी घटिया राजनीति करनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगना चाहिए। बधाई दूंगा राहुल गांधी को मैं, जो कोरोना में उन्होंने कहा था सब सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा टेस्टिंग कराओ, उनका मजाक उड़ाया गया था। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पहले देश की जरूरतें पूरी करो, उसके बाद विदेश को बेचो। क्या ये गलत कह रहे हैं? क्या भारतवासी पहले नहीं आपके मित्र और आपके सम्मान और आपके जो ढकोसले हैं उसके लिए विदेशों में दिया जाए, और भी पाकिस्तान को? तीसरा, अगर ये कहना गलत है कि सब भारतवासियों को कोरोना का टीका लगे, तो ये हम 1000 बार कहेंगे और निःशुल्क लगे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का अगर लॉबिंग है तो भाजपा कार्यालय में बनेंगी वैक्सीन या भाजपा ही बनाएंगे वैक्सीन? वैक्सीन तो किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, गैर भाजपाई सरकार है, उनको ये टीका दे ही नहीं रहे हैं, कम दे रहे हैं। और आज अगर कोरोना फैल रहा है तो उसमें भी घटिया राजनीति भारत सरकार की जारी है कि जहां पे कांग्रेस सरकार है या गैर भाजपाई सरकार है, वहां टीका मत दो। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ 1,45,000 जो कभी नहीं हुआ था आज कोरोना से संक्रमित निकले, और दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 200 सीटें बंगाल में आएंगी। इसके अलावा कोई गणना नहीं। अरे 1,45,000 जिस देश में निकले, उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को युद्ध स्तर पर सिर्फ कोविड के निदान में जुट जाना चाहिए, उसे लड़ने में जुट जाना चाहिए। उसको इस तरह जाकर रोड शो करके कोरोना बढ़ाना नहीं चाहिए। अमित शाह की मजबूरी, मीटिंग में कोई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार गिर रही है, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोलती रहती हैं और बिना सोचे समझे बीजेपी पर आरोप लगाती हैं। सरकार किस तरह वहां चल रही थी उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भाई भतीजावाद, अत्याचार, आक्रमण, लोगों को मारना और मारने वालों को संरक्षण देना उस सरकार का एक कार्यक्रम बन चुका था। और केटी जलाल तो उसके एक सिंबल की तरह सामने आए हैं और उनके ही लोकायुक्त ने जांच की है।
कम्युनिस्ट पार्टियां कैसे काम करती हैं, कैसे वो भाई भतीजावाद फैलाती हैं, उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। उन पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम 2 मई को सरकार बनाने जा रहे हैं और हर चरण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ममता जी के हाथ से सत्ता उसी तरह निकल रही है जिस तरह मुट्ठी से रेत निकलती है। फोबिया हो चुका है। कभी वो गृह मंत्री पर आरोप लगाती, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाती, कभी प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाती। अपनी हार को पचाना सीखें। आपको एक्सीडेंट लगता है खंबा से टकराने से, वो खंबा हमने तो नहीं लगाया वहां पर, और आप वहां से चलने वाली थी, ये खंबे को नहीं पता था। गेट आपने खोल के रखा, नियम आपने तोड़ा, और 10 साल बंगाल के अंदर केवल एक माफिया राज कर रहा था, टोलीगंज माफिया, जिसका सरगना आपका भतीजा था। ममता दीदी, अब जाने का वक्त आया तो दूसरों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शुरू से ही उनका चुनाव परिणाम पर जो कार्यक्रम है वो झूठ पर आधारित है। भवानीगढ़ से भागी तब झूठ, नंदीग्राम में गई तब झूठ, नंदीग्राम में चोट लगी उस पर झूठ, और लगातार अपने गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए वो झूठ का सहारा ले रही हैं। लेकिन ये ग्राफ रुक ही नहीं रहा। कहीं एक शब्द बताएं या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी राज्यों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना जरूरी था, कोई खुशी से लॉकडाउन नहीं लगाता। जैसे राज्यों को टीकाकरण में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जिस मात्रा में हमें वो संख्या में टीका मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे टीका महोत्सव साजरे करेंगे, और राज्यों में तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान से देखना चाहिए, हमारी भावना समझनी चाहिए। महाराष्ट्र बहुत अफेक्टेड स्टेट है, गुजरात अफेक्टेड स्टेट है, और भी कुछ स्टेट है। ये यहाँ आप किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, हमारी है या तुम्हारी है, ये देखकर आप निर्णय मत लीजिए। पूरा देश आपका है और पूरा देश आपको नेता मानता है इस ऐसे संकट की घड़ी में। तो जिम्मेदारी हम सब की है, हम भी आपके साथ, कि ऐसे संकट के घड़ी में सभी राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद भूलकर इस संकट से कैसे हम सामना कर सकते हैं उसके लिए एक साथ बैठना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाए या मुख्यमंत्री बुलाए, मतभेद भूलकर। बहुत ही गहरा संकट है महाराष्ट्र के ऊपर। आज भी हमारे एक सिटिंग एमएलए है नांदेड़ के, वो कोरोना से उनका दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है। सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी है हमारे, वो भी अस्पताल में है कोरोना की वजह से। कोरोना गरीब हो, वीआईपी हो, कोई और हो या उद्योगपति हो, किसको छोड़ता नहीं, सबको एक समान न्याय है। इसलिए ये सब मतभेद भूलकर हमको एक साथ काम करना होगा। कल प्रवीण चाहे अपोजिशन के लोग हो या और हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग हो, इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लॉकडाउन क्यों किया है, किस हालत में किया है, सबको मालूम है। गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है गुजरात सरकार को कि देखिए बाजू के राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया है, आप भी लगाइए। तो जरूरत है इसलिए लगाया है ना, कोई आनंद से या कोई खुशी से इस प्रकार के निर्णय नहीं लेते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस महीने के अंत तक सक्रिय मामले लगभग 1 लाख बढ़ने की संभावना है। लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ साफ रखें। हमने हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। उनसे मैं चर्चा करूंगा। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की
संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। वाले हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं, आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे। उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने क्योंकि जल्दी चाहिए थे तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए, तो इंजेक्शन भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। इंजेक्शन का भी प्रोटोकॉल है, किसको लगना है किसको नहीं लगना, तो डॉक्टर्स उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर पंजाब के बरनाला से, जहां पर ब्लॉक शाहीना और महल कलां के 20 गांवों की पंचायतों ने सहमति प्रस्ताव डालकर गांव को नशा मुक्त करने का बड़ा फैसला किया है। इस दौरान 20 पंचायतों के सरपंचों का कहना है कि हमारे गांव में ना नशा बिकने दिया जाएगा, ना ही खाने दिया जाएगा, और अगर कोई ड्रग तस्करी में पकड़ा गया तो उसकी गांव पंचायत जमानत नहीं करवाएगी, बल्कि सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। उधर एसएसपी संदीप गोयल ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए लोगों को खुद ही कदम उठाने की जरूरत है। ड्रग ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि अब इसे अकेले पुलिस की तरफ से कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਨਿਆਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਊਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਊਗਾ। ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 155 ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਕ ਸਾਡਾ ਗਲੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ भेदभाव तो ते बिना किसी किड़ तो ਅਸੀਂ पुलिस तक। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का आतंक लगातार बुलंद है, जहां आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला हापुड़ से सामने आया, जहां पर दिन निकलते ही लूट का विरोध करने पर व्यापारी को बदमाश ने गोली मार दी और लाखों की नकदी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। पूरी घटना थाना देहात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। मामला व्यापारी आज हमारे पक्का बाग से नवीन मंडी स्थल जो गढ़ रोड पर है, वहां पर अपने व्यापार के सिलसिले में सुबह जा रहे थे और देवनंदन से आगे जो ओवरब्रिज है वहां पर अज्ञात बदमाशों ने हमारे व्यापारी को गोली मारी और गोली लगने के बाद व्यापारी का जो है उनका थैला जो था वो छीन लिया। व्यापारी की स्थिति नाजुक है और व्यापारी का इलाज डॉक्टर यहाँ देवनंदिनी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तमाम शहर के व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम जिला प्रशासन से और हापुड़ की पुलिस से ये मांग करते हैं कि सुबह सुबह इस तरह से व्यापारी के साथ अगर लूट की वारदातें होंगी तो दहशत का माहौल व्यापारी के अंदर पैदा होगा और हमारा व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हापुड़ के पुलिस कप्तान साहब से और हापुड़ की पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस केस को जल्द से जल्द। बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी अब बाहर से आने वाली ट्रेन के यात्रियों की जांच स्टेशन पर कराई जा रही है। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसे क्वारंटीन सेंटर भेजने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 180 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशन के लिए 17 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अब और 28 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन और ये अब शुरू किया जा रहा है। यानी मुंबई से बिहार आने वाले स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक व्यक्त किया और सेना में उनके करियर के साथ ही
सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका की सराहना की। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप के निधन पर मेरी संवेदनाएं ब्रिटेन की जनता और वहां के शाही परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, सेना में उनका एक उल्लेखनीय करियर रहा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए महेंद्र नाथ त्रिपाठी और दुर्गेश त्रिपाठी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया। इस दौरान सीओ मनकापुर ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इन बदमाशों की अवैध जमीन, भूमि और वाहन को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 3 करोड़ 54 लाख है। आदेशानुसार जिलाधिकारी महोदय गोंडा के आज जो है कुछ लोगों की 14(1) के तहत गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है और इसमें महेंद्र नाथ त्रिपाठी, आशु त्रिपाठी व अन्य की जमीन, वाहन और मकान को सीज किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 54 लाख आंकी गई है और इनको उप जिलाधिकारी और मेरे नेतृत्व में यूपी के बिजनौर के जिला अस्पताल में नशे की हालत में फार्मिस्ट ने एसीएमओ के साथ अभद्रता की। एसीएमओ का आरोप है कि फार्मिस्ट शराब के नशे में अस्पताल में ड्यूटी करता है। जिस दौरान उसने अभद्रता की तो तब भी वह नशे की हालत में था। आपको बता दें, एसीएमओ ने डीएम और सीएमओ से शिकायत की, जिसके बाद से फार्मिस्ट अस्पताल से फरार है। हरियाणा के करनाल में हथियारबंद बदमाशों की गोली मारने की वारदात सामने आई, जहां पर 3 बदमाश मास्क पहनकर और हाथ में हथियार लेकर दुकान के अंदर घुस जाते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पैसा न मिलने पर नाराज बदमाश दुकानदार को गोली मार देते हैं और मौके से मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। आनन फानन में दुकानदार को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच को शुरू किया। आपको बता दें, यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिससे पता चलता है कि बदमाश बेखौफ होकर किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। और पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बैग लेके आऊं, उन्होंने कहा बैग में भी कुछ नहीं है। तो जब एक और जो कस्टमर आया, उन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की। उनको लगा कि वो दुकानदार कोई फोन मिला रहा है, तो उसने उसका फोन भी छीन लिया और उसके बाद जो है उन्होंने जब मना किया कुछ भी देने के लिए, तो उन्होंने गोली चला दी। उनके पेट में गोली लगी है। बैग का पता चला कि लेकर गए हैं? बैग का भी पता नहीं लगा, बैग लग नहीं रहा ऐसा फिलहाल तक, पर अभी फुटेज और देख रहे हैं। अभी तक हमने एक कैमरा ही देखा है, दूसरे कैमरे देखेंगे। नाम अमरेश है जी। तो कैसे क्या हुआ दुकान पे? यहाँ पे मैं काम करता हूँ। शाम को अभी 3 जने आए एकदम। उनके हाथ में बर्फ फोड़ने वाले सुआ थे। एक के हाथ में बंदूक थे। वो कह रहे झोला दे दो, झोला दे दो। झोला जाला बोला लाला ले लो जो भी लेना है। इतने में उसने गोली निकाल के मार दिया। हम लोगों के बलियान पकड़ के अंदर खींचने लगे। हम 4-5 जने थे यहाँ काम करने वाले। एक ग्राहक भी था। कितनी बार गोली चलाई है? एक बार हम लोगों के सामने चलाया और निकल के बाहर भागा। पीछा किए, हम लोगों पे भी दोबारा ताना उसने। तो कुछ लूट के भी लेके गए हैं? हमारे सामने तो मौका ही नहीं मिला लूटने के। हम लोगों को सुआ मारने की तैयारी किया, धक्का दे के घेर दिया उधर दाल पे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 के मामले बढ़ने की वजह से गुजरात के सूरत में सोने का कारोबार मंदा हो चुका है। एक सराफा व्यापारी का कहना है कि कोविड-19 के मामले बढ़ने की वजह से लोग सोना कम खरीद रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिन से व्यापार में कमी आई है। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद एकदम व्यापार अच्छी तरह से चलने लगा था, पर वापस जैसे ये कोरोना की बात आई और वापस लॉकडाउन की जो बात आ रही है तो कस्टमर थोड़ा ऑर्डर में आ जाता है कि क्या होगा, जैसे ऑर्डर देंगे या कुछ भी परचेजिंग करने के लिए आएंगे तो कैसे करेंगे। दूसरी बात में लोगों ने पहले जैसे कोरोना आया था तो एक सेविंग को एक्सपेक्ट रख दिया था, तो अभी वापस ऐसी बात आई है कि जैसे लॉकडाउन आ गया तो थोड़ा सा सेविंग रखना चाहिए। उसको भी देखते हुए थोड़ा सा गोल्ड की खरीदी के ऊपर लोगों ने ब्रेक लगाई हुई है, क्योंकि जो जीवन कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में भयानक तरीके से बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में कोरोना के खतरे की वजह से स्कूल, कॉलेज एक बार फिर से बंद कर दिए गए। दिल्ली में जहां अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए, वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सरकारों ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल ने पैदल गश्त की और जागरूकता फैलाते हुए जनता को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने को कहा। बढ़ता कोरोना और लॉकडाउन की आशंका से मुंबई में एक बार फिर से पलायन का दौर शुरू हो चुका है। कई प्रवासी मजदूर अपने घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच प्रवासी मजदूरों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, इसके वजह से सर। मुंबई में क्या करते हैं? ऑटो चलाते सर। तो पिछले साल भी जो पलायन हुआ था उसमें आप भी गए थे? हाँ सर, हाँ सर। परिवार सहित गए थे? परिवार सहित। और वापस कब आए थे? हम अभी जनवरी में आए थे सर। इसी साल? इसी साल। तो परिवार आपका? वो गाँव में ही है। अच्छा, छोड़ा है? गाँव में छोड़ गया। अभी क्या स्थिति है मुंबई में, क्यों जा रहे हैं छोड़कर? अभी सर वैसे कोरोना फैल रहा है, इसके वजह से कुछ अधिक फैल रहा है, तो इसीलिए कुछ ट्रेन से, कुछ हम लोग अपना ऑटो से निकल गए। इस तरह से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं मुंबई से, महाराष्ट्र? मुंबई से सर कुछ जिसको जिस हिसाब से सुविधा मिल रहा है सर। बहुत से लोग ट्रेन से, ऑटो से, मोटरसाइकिल से, जिससे जो सुविधा मिल रहा है। फिर से एक बार छोड़ के जा रहे हैं? यस सर। अब सर वहाँ का दुकानें बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गया, इसके डर से हम लोग निकल गए। वापस अगले साल जैसा वापस ना लोग हो जाए, अगले साल निकलने में भी मुश्किल हो गए थे हम लोग को। तो अभी आपकी जैसे रिक्शा वगैरह पर बैन है या चालू है वहाँ पे, क्या माहौल? नहीं सर, रिक्शा तो चालू है, लेकिन कोई पैसेंजर नहीं, रोड पे कोई पब्लिक ही नहीं, चल रही है गाड़ी थोड़ा बहुत। केस काफ़ी बढ़ गए? बहुत बढ़ गया। किस तरह से फिर गुजारा कर रहे थे इतने समय से आप? सर वो चला रहा था थोड़ा बहुत गाड़ी, फिर सोचा अभी तो खाने का भी पैसा नहीं निकल रहा है, मैं सोचा चला जाता हूँ यहाँ। अभी क्या स्थिति आपकी, आप लोगों की और आपके जैसे लोगों की वहाँ पर? सर सब ऐसे ही है, सब आने का ही प्लान कर रहे हैं वहाँ से। सब जा रहे हैं? हाँ सर। और भी क्या साधन है जाने के? जाने को जो जैसा, ट्रेन से तो भीड़ की वजह से हम लोग गाड़ी से निकले, जो जैसा मिल रहा है जिसको। मैं ये दिसंबर में गया था, मैं मुंबई दिसंबर में गया था मुंबई, वापस अभी लौट के जा रहा हूँ मैं। ये कोरोना फैल रही है ना, लोग लग रहा है इसके पहले मैं चल दिया वहाँ से। तो पिछले साल भी जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, खाना नहीं मिल पाया था रास्ते में या दूसरी
बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्या इस बार भी ऐसी दिक्कतें आ रही है रास्ते में? ऐसे दिक्कत तो रास्ते में आई नहीं, लेकिन ये पुलिस वाले हमारे से पैसे वगैरह लिए, ये ब्रिज के ऊपर हम लोग गाड़ी के रोक के पैसा, हमारे गाड़ी पे फैन बनाते, बोलते चौकी में लेके चलो, तुम्हारा परमिशन नहीं है ऐसा जाने का। कहाँ, कौन से शहर? ये नासिक शहर में सर। ऐसा हुआ था रात को 10:30 बजे, हमारे ब्रिज के ऊपर ने रोक लिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि 11 से 14 अप्रैल तक हरियाणा में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुसार राज्य के सभी बड़े गांव, शहरों की कॉलोनी, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए रास्तों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और अन्य स्थान पर पोस्टर और बैनर की सहायता से लोगों को टीकाकरण और कोविड जांच के लिए जागरूक किया जाएगा। उधर हापुड़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आईपीएस नीरज कुमार जादौन ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। एसपी नीरज जादौन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनपद के हजारों 3 व्हीलर टेम्पू के चारों तरफ एक 4 अंकों का नंबर लिखवाया है। तो साथ ही 3 व्हीलर के अंदर टेम्पू चालक का फोटो, उसका लाइसेंस नंबर, 3 व्हीलर नंबर लिखवाया है, ताकि कोई भी महिला जब 3 व्हीलर में बैठकर यात्रा करे तो उस नंबर को नोट कर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भेज दे। वहीं महिलाएं भी एसपी के इस पहल की सराहना कर रही हैं। हापुड़ एसपी नीरज जादौन ने बताया कि जनपद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 3 व्हीलर के चारों तरफ एक 4 अंकों का नंबर लिखवाया गया है, जो कि हापुड़ से शुरू होता है। इससे नंबर से पुलिस को काफी मदद भी मिल रही है। साथ ही वो महिलाएं जो रात में या फिर अकेले यात्रा करती हैं, इस नंबर को नोट करते हुए अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भेज सकती हैं, ताकि कोई अनहोनी होने पर 3 व्हीलर का पता लगाया जा सके। और हापुड़ जनपद एसपी द्वारा यहाँ पर एक 3 व्हीलर वालों के लिए एक महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक पहल शुरू की है, जहां मयूरी 3 व्हीलर वालों के लिए तीनों जगह नंबर लिखवाना और सीट पर उनकी जानकारी और विद फोटो, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने परिजनों को उसकी व्हाट्सएप फोटो या कहां जा रही हैं या कौन सा किया। तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कि जितने भी ऑटो हैं हमारे यहाँ के, उन सभी ऑटो पे फ्रंट पे, बैक पे और दोनों साइड पे हम लोगों ने एक यूनिक नंबर दिया है जो H से स्टार्ट होता है। H स्टैंड्स फॉर हापुड़ और 4 अंकों का ये नंबर है। साथ ही साथ ऑटो के अंदर एक डिस्प्ले प्लेट बनाई गई है जो ऑटो ड्राइवर की सीट के जस्ट पीछे होती है और सामने वाली स्क्रीन पर भी, शीशे पर भी होती है। इसमें ऑटो ड्राइवर का फोटो, ऑटो ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ऑटो ड्राइवर का एड्रेस होता है। बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी पैसेंजर अगर रात में, स्पेशली रात में महिला अगर बैठ रही है, तो पहले तो ये वो चेक कर ले कि जो ऑटो ड्राइवर है ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसकी फ़ोटो डिस्प्ले प्लेट पर है। तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये यही ऑटो ड्राइवर है। तो अगर कोई दूसरा ऑटो चला रहा है रात में तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है, कुछ घटना हो सकती है। दूसरा ये है कि महिला उसका नंबर और उसका डिस्प्ले प्लेट की फ़ोटो अपने परिवारजनों को भेज सकती है, जिससे परिवारजन उसको ट्रैक कर सकते हैं कि महिला किस ऑटो से आ रही है। और अगर कुछ घटना भी होती है तो महिला वो यूनिक नंबर तुरंत हमें बता सकती है, जिससे हम उसको ट्रेस कर लें और उसको। लोगों के अदालतों में कई सालों से चल रहे मुकदमों का जल्द निपटारा करने के लिए पूरे पंजाब में नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, जिसके तहत जिला गुरदासपुर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में आज 5 बेंच लगाए गए, जिसमें जिला सेशन जस्टिस मानयोग रमेश कुमारी ने विशेष तौर पर शिरकत की। गुरदासपुर नेशनल लोक अदालत में कई मुकदमों का निपटारा मौके पर किया गया और आपस में अपने केसों का फैसला करने वाली पार्टियों से अवार्ड राशि वितरित की गई। गुरदासपुर नेशनल लोक अदालत में पहुंचे मानयोग जस्टिस रमेश कुमारी ने बताया कि इन लोक अदालत के जरिए लोगों के कई सालों से चल रहे मुकदमों का मौके पर ही कम समय में निपटारा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर लोक अदालत में एक्सीडेंट, शादी के केस, झगड़ों और चोरी के केस का निपटारा किया गया। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਂਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, 1 ਬੈਂਚ ਬਟਾਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 516 ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ
ਔਰ 148 ਕੇਸ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੈਂਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 138 ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, MSCT ਕੇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ दे, फैमिली। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लिए चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। अब ऐसे में कई गांव में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है। एक ऐसा ही मामला बहराइच के गांव बबनी सईदा से सामने आया, जहां पर पिछले 31 मार्च को 2 प्रत्याशियों के बीच कुछ आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का दावा है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर निर्दोष लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। इतना ही नहीं, सपा का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के दबाव में पुलिस ने 12 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। और ऐसे में मटेरा विधायक यासर शाह ने मामले की जानकारी पूर्व सीएम अखिलेश यादव को दी। अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर गांव वालों से मुलाकात करने के निर्देश दिए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना। 31 मार्च को यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में विवाद हो गया था, कहासुनी हुई थी और कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन यहाँ का प्रशासन भाजपा के नेताओं के इशारे पर यहाँ के निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करके और पुलिसिया उत्पीड़न जो जाती होती है, घरों में घुस जाना, घरों में तोड़ फोड़ करना, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करना और निर्दोषों को भी उठा कर ले जा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद देश में शोक का ऐलान किया गया और सभी बड़ी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया। वे काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। तबीयत के चलते साल 2017 में शाही समारोह में खुद को दूर रखने का ऐलान किया था और तब से सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते थे। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण हाल में लगे लॉकडाउन के दौरान वो लंदन के पश्चिम में स्थित विंडसर कासल में महारानी के साथ रहे थे। प्रिंस फिलिप से महारानी एलिजाबेथ की शादी 1947 में हुई। इसके 5 साल के बाद एलिजाबेथ महारानी बनी और 73 साल के बाद ये साथ छूट गया। आपको बता दें, यहाँ पर बयान भी जारी कर बताया गया कि विंडसर कासल ने उन्होंने सवेरे अंतिम सांस ली। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर कोविड-19 संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल हमीरपुर के कई जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दे रहा है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में परिजनों ने देर रात अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। आपको बता दें, फतेहाबाद के हंस कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी सपना की डिलीवरी होनी थी, जिससे वो अस्पताल में ही उसे ले गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिला का चेकअप करने के बाद कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन शाम को अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा गर्भ में मृत हो चुका है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर्स महिला के गर्भ से मृत बच्चे को निकालने पर लापरवाही बरत रहे हैं। इसके बाद परिजनों ने मीडिया को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मीडिया के हस्तक्षेप से प्रबंधन ने गर्भ से बच्चे को निकाला। परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप जड़े। के बाद इन्होंने 6 बजे चेक किया, एक बार 6 बजे मेरे को बोले बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद इन्होंने 7 बजे चेक किया, मेरे को बोले बच्चे की धड़कन नहीं चल रही। इनको पता लग चुका था कि बच्चा मर चुका है, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरे को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा। फिर मैं 7 बजे अल्ट्रासाउंड कराने गया, इनके पास वापस आया, भागो भाग आधे घंटे में अल्ट्रासाउंड करा के। इनको पहले ही पता था बच्चा मरा हुआ है, फिर इन्होंने मेरे को बताया अल्ट्रासाउंड के बाद कि बच्चा मरा हुआ है। ठीक है। अब ये ऑपरेशन के लिए भी मेरे को ये कह रहे हैं कि काफी टाइम लगेगा। ये अस्पताल की साफ लापरवाही है जी। जल्दी से जल्दी करके मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाला जाए। खबर हरियाणा के पलवल से, जहां पर मां की डांट से नाराज युवक ने खुद को मौत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि प्रहलादपुर गांव में 12वीं कक्षा के छात्र को मां ने किसी बात पर डांट दिया। उसी बात पर वो बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गया। आज सुबह 7:30 बजे करीब साफ्टी चौकी में खबर मिली थी हमें कि जी 1490 किलोमीटर पे डेड बॉडी पड़ी है लड़के की। सूचना पर जीआरपीएफ साफ्टी मौके पे पहुंचे हम। मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को उठवाया। फिर उसकी बाद में ना परिवार वालों ने शनाख्त उत्तम के तौर पर करी है। उत्तम है इनके पिताजी नवल सिंह हैं। ये प्रहलादपुर माजरा। हरियाणा के चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में सेट की छत न होने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन को 1 हफ्ते में छत न लगवाने पर कहा, हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में सेट पहले थी, जिससे ठेकेदार ने बेच दिया और अब ठेकेदार नजर नहीं आ रहा। जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने पैसे ना होने का हवाला देकर अभी टाइम लगेगा ये कह दिया। 2 ठेकेदार लेकर एक जेई आया था हमारे पास। उन्होंने कहा कि आपका शेड नया बनाएंगे। इसके ऊपर जो चादर थी वो टूट चुकी है। हमने कहा अच्छी बात है, नया बने तो कितने दिन में बनेगा? 1 हफ्ते में, मौसल 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो शेड पे जो चादरें थी वो उतारी है। उतार के उन्होंने सारी चादरें। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।